चलिए बच्चों, थियरी ऑफ डिविडेंड समझने के बाद अब हम डिविडेंड रिलेवेंस थियरी का सबसे पहला मॉडल सीखने वाले हैं, दैट इज वॉल्टर्स मॉडल। तो चलिए वॉल्टर्स मॉडल को सीखने की बच्चों शुरुआत करते हैं। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल मॉडल, एकदम आसान सा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आईसीएआई का ये फेवरेट मॉडल है। मतलब एग्जाम में वॉल्टर्स मॉडल में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। ये हिंदी में जो लिखा है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। पहले वॉल्टर्स मॉडल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वॉल्टर्स मॉडल जो है, ये मॉडल डिविडेंड पॉलिसी को एक्सट्रीम एंड में ले जाता है। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं बच्चों। एज पर दिस मॉडल द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी विल बी एट एंड एक्सट्रीम एंड। कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कहाँ जानी चाहिए? एक्सट्रीम एंड में जानी चाहिए। यानी कि इस मॉडल के हिसाब से आइदर द कंपनी शुड गिव 100% डिविडेंड और कंपनी शुड नॉट एट ऑल गिव द डिविडेंड। या तो कंपनी को 100% डिविडेंड दे देना चाहिए, या तो कंपनी को 0% डिविडेंड ही देना चाहिए। ऐसे एक्सट्रीम पॉलिसी ये बताता है। राइट, देखते हैं आगे। एज पर दिस मॉडल, if the rate of return of the company is higher than the cost of equity, no dividend is to be declared. Now this is very important बच्चों। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी जो है, इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी अपने बिजनेस में जो पैसा लगाती है उसके ऊपर कितना परसेंट अर्न कर सकती है। राइट, उसको हम यहाँ पे कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, बिकॉज आईसीएआई स्टडी मटेरियल भी इसी पर्टिकुलर अल्फाबेट का यूज करता है। So if the rate of return of equity, that is this R, is higher than the cost of equity. Cost of equity का तो आपको मालूम ही है, इसका सिंबल है KE, जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में सीखा है बच्चों। नो डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर, कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इफ R is greater than KE, डिविडेंड का जो रेशियो है वो 0% होना चाहिए, यानी कि कंपनी को डिविडेंड देना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी। अब कैसा सिनेरियो हो गया बच्चों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर है रेट ऑफ रिटर्न से, देन द डिविडेंड शुड बी गिवन 100%। देखो इस चीज को मैं समझाता हूं। अब जो हिंदी में ऊपर लिखा है बच्चों, उसे हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सिंपली, जो ज्यादा कमाए उसके पास पैसे रहने चाहिए। अब देखो, रेट ऑफ रिटर्न दोनों का दे दिया है। कंपनी जितना अर्न करती है उसे हम आर से पहचानेंगे, एंड शेयर होल्डर जितना अर्न कर सकते हैं, या जो शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो उनका एक्सपेक्टेशन है, वो हम के ई के नाम से बताएंगे। तो यहां पे बात समझिए, जो ज्यादा अर्न करे पैसा उसके पास रहना चाहिए। मतलब अगर कंपनी ज्यादा अर्न करती है, ये वाला सिनेरियो, इफ आर इज ग्रेटर देन के, दैट मीन्स कंपनी अगर ज्यादा अर्न करती है तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी ही रिटेन करेगी। कोई भी पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम पे भी दिया जाएगा नहीं। और दूसरा जो पॉइंट है कि अगर इक्विटी वाले ज्यादा अर्न करते हैं, सपोज इक्विटी वाले ज्यादा अर्न करते हैं, राइट, किससे? कंपनी से, यानी कि केई जो है वो आर से बड़ा है, इक्विटी वाले ज्यादा अर्न करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे देना चाहिए, यानी कि 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। इसके बीच में कहीं पे बात नहीं बनेगी वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से। या तो 0% डिविडेंड दो, या तो पूरा 100% डिविडेंड दो। सिंपली वापस हिंदी वाली बात करूं, क्या लिखा है? जो ज्यादा कमाए उसके पास पैसे रहने चाहिए। कंपनी ज्यादा कमाए तो कंपनी पूरा प्रॉफिट रिटेन करके रखेगी, 1 रुपया डिविडेंड नहीं देगी। और अगर शेयर होल्डर ज्यादा कमा सकते हैं तो पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, कंपनी 1 भी रुपया रिटेन करके रखेगी नहीं। तो हुआ ना बच्चों ये एक्सट्रीम मॉडल। या तो आप 0% डिविडेंड दो, या तो आप 100% डिविडेंड दो। इसका फॉर्मूला जो है शेयर प्राइस को निकालने का, वो मैं आपको लिख के बताता हूं। सो एज पर वॉल्टर्स मॉडल,
price of the share today in the market. Now this price means the market price today. जीरो का मतलब क्या, आज, अभी, इस वक्त, today, right? P0 is equal to, जो फॉर्मूला बनेगा वो है D प्लस E माइनस D इंटू R डिवाइडेड बाई के एंड होल डिवाइडेड बाई के. ये आपका फॉर्मूला है वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला. इसमें कौन सी चीज़ क्या सिखा रही है या क्या डिनोट कर रही है, ये बच्चों मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं. इसमें P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ द शेयर टुडे. प्राइस ऑफ शेयर टुडे मतलब आज का शेयर का प्राइस ये है, राइट. फिर डी का मतलब हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर. कंपनी जो भी डिविडेंड देना चाहती है वो डिविडेंड पर शेयर का जो फिगर है वो डी हो जाएगा. ई का मतलब बच्चों हो जाएगा अर्निंग्स पर शेयर. ई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अर्निंग्स पर शेयर, राइट, अर्निंग्स पर शेयर. आर का मतलब होगा बच्चों, आर का मतलब होगा कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न या कंपनीज कैपिटलाइजेशन रेट. इसको मैं लिखूंगा कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कंपनी कितना अर्न कर सकती है ये मुझे आर से पता चलेगा. और के का मतलब होगा शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न और शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. तो मैं यहां पे लिखूंगा शेयर होल्डर्स, ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि शेयर होल्डर कितना कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं या कितना शेयर होल्डर बाहर कमा सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कुछ भी किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं. तो ये चीज़ें हैं. आप जैसे ही इस फॉर्मूला में फिलअप करेंगे तो आपको शेयर प्राइस का आंसर मिलेगा. देखो थोड़ा सा हम क्या है कि इसको समझने की भी कोशिश करते हैं फॉर्मूला को. फॉर्मूला इज नेवर अ थिंग के जिसको मगअप करके आप आगे बढ़ सकते हो. अगर आप मगअप करने की ट्राई करोगे तो 4 to 5 डेज आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई आपको मॉडल आता है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है. बट बिलीव मी आफ्टर 4 to 5 डेज आप कभी भी इस मॉडल के प्रॉब्लम्स को वापस सॉल्व करने बैठोगे तो फॉर्मूला याद नहीं आएगा. ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे बच्चों की है. आई एम श्योर हो सकता है आप में से भी किसी की भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा लॉजिकल समझ लिया जाए ना बच्चों तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा भी लॉजिकली अगर समझ लिया जाए तो ये प्रॉब्लम बच्चों नहीं आती. मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. देखिए डिविडेंड जो भी आप देते हो वो लिखना है और ये ई माइनस डी होके क्या हो जाएगा, ये ई माइनस डी एक्चुअली में आपको दे देगा रिटेन्ड अर्निंग का फिगर. आपने जो अर्निंग किया उसमें से जो डिविडेंड दिया वो अगर माइनस कर दूं तो बाकी का फिगर क्या आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का फिगर आ जाएगा बच्चों. और इस रिटेन अर्निंग के फिगर को आर डिवाइड बाई के से मल्टीप्लाई किया है. अब आर अगर के से बड़ा हो, सपोज यू प्रिज्यूम दैट आर इज ग्रेटर देन के हो, तो ये जो आपका रेशियो है वो मोर देन 1 हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर अगर ग्रेटर देन के है तो ये जो आर डिवाइडेड बाई जो के का रेशियो है वो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा, दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1. और ग्रेटर देन 1 होने की वजह से रिटेन और अर्निंग्स का जो वेट है वो बढ़ जाएगा. ये जो रिटेन अर्निंग है, सपोज दिस रेशियो इज 1.5 टाइम्स, तो रिटेन अर्निंग का वेट भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 टाइम्स हो जाएगा. दिस इज द बेनिफिट. अगर ई माइनस डी आप लिखते हो तो रिटेन अर्निंग का भी जो आपका बेनिफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा. सपोज द रेशियो इज 1.5 देन. और इसकी वजह से जितना ज़्यादा रिटेन अर्निंग आप रखोगे, ये ई माइनस डी का फिगर आप जितना बड़ा रखोगे उतना उसका वेट फॉर्मूला में बढ़ता जाएगा. यही तो ये मॉडल कहता है कि इफ आर इज ग्रेटर देन के है तो कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए. कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए, कंपनी को पैसा रिटेन करके रखना चाहिए. कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए, कंपनी को पैसा रिटेन करके रखना चाहिए. जितना रिटेन अर्निंग आप बढ़ाओगे उतना ही रिटेन अर्निंग का जो बेस है, जो पावर है, जो वेट है वो आर डिवाइड बाई के की वजह से बढ़ता जाएगा. सो सिंपली स्पीकिंग ये वन काइंड ऑफ लीनियर फॉर्मूला है, राइट. इसमें
जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल रेशियो को पकड़ना है जिससे आपकी शेयर की प्राइस मैक्सिमम आएगी, राइट। सो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ी सी और इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसके सम्स की ओर जाएंगे। तो बच्चों मैं दिखाना चाहता हूं इसका एक समरी चार्ट आपको। देखिए इसका समरी चार्ट आपके सामने आता है कि वॉल्टर्स मॉडल में फॉर्मूला के साथ साथ एक स्टूडेंट को क्या याद और रहना चाहिए। अब तक में शायद ये आप समरी चार्ट समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिपीट करता हूं। देखिए क्या लिखा है, 3 कंडीशन सिंपली आपको याद रखनी है। इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज लेस देन के, मतलब कि कंपनी कम कमाने की ताकत रखती है जबकि शेयर होल्डर उससे ज्यादा कमा सकते हैं, तो पैसे शेयर होल्डर को दे देने में ही भलाई है। जब शेयर होल्डर ज्यादा अर्न कर सकते हैं तो एज अ कंपनी आप पैसे रख के करोगे भी क्या, बेटर है कि पूरे के पूरे पैसे किसको दे दो, शेयर होल्डर को दे दो। और इस केस में आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा तो 100% आएगा। इससे होगा क्या, जैसे ही आप 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो रखोगे आप शेयर होल्डर को बहुत खुश कर दोगे। शेयर होल्डर आर हैप्पी because you are giving lots of dividend, 100% dividend to them because they have a more capacity to earn। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आएगी, मैं यहाँ पे शॉर्टली लिखता हूँ, सपोज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आएगी, वो इस केस में मैक्सिमम मार्केट प्राइस आएगी, क्योंकि आपने शेयर होल्डर के लिए जो सही था वो किया, उसकी वजह से शेयर होल्डर शेयर का प्राइस मार्केट में ऊपर लेके जाएंगे, सबसे हाईएस्ट प्राइस बनेगा। अगर R इज इक्वल टू के है, मतलब कंपनी भी उतना ही अर्न करती है जितना के शेयर होल्डर यानी कि इक्विटी होल्डर अर्न करते हैं, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो शेयर प्राइस को अफेक्ट ही नहीं करेगा। या मैं यूं कह सकता हूं कि आप कोई भी पे आउट रेशियो रखो, एनी पे आउट इज बेस्ट। कोई भी पे आउट रेशियो डिविडेंड का रखो, शेयर की प्राइस में कोई फर्क ही नहीं आएगा, चाहे आप 50% डिविडेंड रिटेन करके 50% पे कर दो, या 70% रिटेन अर्निंग रख के 30% डिविडेंड पे करो, या उससे उल्टा सीधा 70% डिविडेंड पे करके 30% को रिटेन करो, कुछ भी आप करो, फाइनली जो शेयर की प्राइस है वो चेंज नहीं होगी। तो मैं यूं लिखूंगा, मार्केट प्राइस ऑफ चेंज, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल नॉट चेंज, मार्केट प्राइस चेंज होगा ही नहीं। और अगर R इज ग्रेटर देन के है, समझिए R इज ग्रेटर देन के है, मतलब कंपनी जो है वो ज्यादा अर्न करती है, राइट, कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से ज्यादा अर्न करती है, तो ऐसे केस में पैसे शेयर होल्डर को कैसे दे सकते हैं, उनकी तो कमाने की ताकत कंपनी से कम है, यानी कि पैसा कंपनी पूरा अपने पास रखेगी और डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो होगा वो 0% होगा बच्चों। तो इस केस में भी अगर आप ये बात मानते हो वॉल्टर की, जो उसने कहा कि जब कंपनी ज्यादा अर्न करती है तो डिविडेंड का पेमेंट आपको करना ही नहीं है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% ही होना चाहिए, तो ऐसे केस में भी आपकी जो शेयर प्राइस आएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी। लेकिन जहां पे 100% पे आउट रेशियो रखना था वहां पे अगर आप 0% रख दो, और जहां पे 0% पे आउट रखना था वहां पे अगर आप 100% पे आउट रख दोगे तो शेयर की प्राइस फिर मिनिमम हो जाएगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। सो दिस इज अ कंडीशन, दिस आर द कंडीशंस, एंड दिस आर द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो यू मस्ट फॉलो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। तो ये चार्ट भी अगर आपको अच्छे तरीके से याद रह गया, आई एम डैम श्योर जब मैं डिविडेंड पॉलिसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिनने की कोशिश करूंगा तो आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बच्चों डिविडेंड पॉलिसी का ये जो मॉडल है ना, वॉल्टर्स मॉडल, ये कोई बेस्ट मॉडल नहीं है, बिकॉज हर एक मॉडल के कुछ एजम्पशंस होते हैं, वैसे ही इस थियरी के, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के पीछे भी कुछ एजम्पशंस है, और वो एजम्पशंस अगर हम समझेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये मॉडल कब अच्छा है और कब बुरा है। तो चलिए फिर वॉल्टर्स मॉडल के कुछ एजम्पशन समझने की ट्राई करते हैं। देखिए वॉल्टर मॉडल का जो सबसे पहला एजम्पशन है वो ये है दैट all investment proposals will be financed by retain earning only। ये ऐसा कहता है कि आप रिटेन अर्निंग रखो
और जो भी आप पैसा अर्न करोगे, नए प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाओगे, जो एक्सपांशन करोगे, उसमें पैसा कहाँ से लगेगा? सिर्फ रिटेन अर्निंग से ही लगेगा। आप कहीं और से पैसा लाके के डेट को उठा के या ऐसा कुछ भी करके इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने ही नहीं वाले हो। जो भी कुछ होगा किसके जरिए होगा? रिटेन अर्निंग के जरिए होगा। दिस इज वन ऑफ द एजम्पशन बच्चों। द सेकेंड एजम्पशन इज दैट आर एन के ई आर कॉन्स्टेंट। दोनों सेम है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों कांस्टेंट है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आर एन के ई आर कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ? आर की अगर वैल्यू मान लो 20% है और के ई की वैल्यू मान लो अगर 15% है, तो पूरे साल क्या 2-3 साल में कभी भी आप देखो, अगर वॉल्टर्स को फॉलो करते हो तो ये दोनों वैल्यू जैसी की तैसी कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें कोई फर्क आएगा नहीं। एक्चुअली ये नामुमकिन है। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न हर प्रोजेक्ट वाइज बदलता है, हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज बदलता है, मे बी हर सीजन वाइज बदलता है। और वैसे इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन रेट, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सब को देख के साल में भी 2-3 बार चेंज हो सकता है। लेकिन आपको ऐसा मानना है कि आर और के कभी भी चेंज होता नहीं है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो बताया है कि अगर शेयर होल्डर को कोई भी इनकम डिविडेंड की मिलती है या कोई भी शेयर होल्डर को शेयर बेच के अगर मार्केट प्राइस अप जाएगी तो नेचुरली कभी शेयर होल्डर शेयर बेचने की कोशिश करेगा, तो कंपनी को किसी भी तरह का टैक्स या तो कैपिटल गेन इस चैप्टर में कहीं लगता ही नहीं, राइट। मतलब डिविडेंड मिला नॉट टैक्सेबल, अगर कैपिटल गेन मिला इट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनड्यू एजम्पशन कि इकोनॉमी के अंदर डिविडेंड के ऊपर या कैपिटल गेन के ऊपर जैसे कि कोई टैक्स ही नहीं है बच्चों, राइट। देन वी हैव नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डिविडेंड जब आप इश्यू करते हो, राइट, तो उसकी एक कॉस्ट लगती है, आपको चेक्स बनाने हैं, इंटरमीडियरी रखने पड़ते हैं, बैंकिंग का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन के काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं। अगर आप शेयर भी इश्यू करते हो तो उसका भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ही नहीं। देयर इज नो एनी फ्लोटेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बस अर्निंग्स के सिर्फ 2 ही हिस्से होंगे, या तो डिविडेंड या तो रिटेन अर्निंग, तीसरा कोई हिस्सा होगा ही नहीं। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज परपेचुअल लाइफ ऑफ द फर्म। ऐसा माना जाता है कि कंपनी की लाइफ परपेचुअल है और ये एक्सपांशन की अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिलती रहेगी। मतलब कंपनी को बस सिर्फ पैसा पकड़ के रखना है, अगर वो पैसा नहीं देगी तो भी चलेगा, और एक बार पैसा दे भी देगी तो चिंता नहीं करनी है। परपेचुअल लाइफ की वजह से कंपनी को कभी ना कभी वापस प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसका रिटेन अर्निंग वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये थियरी सोचती है, राइट। परपेचुअल लाइफ की जो थियरी है बच्चों, वो दोनों तरफ सोच रही है कि आप डिविडेंड दो तो भी टेंशन मत लो, प्रॉफिट तो वापस बन जाएगा, लंबी लाइफ है, परपेचुअल लाइफ है। और डिविडेंड अगर नहीं देना तो भी आपको पैसे दबा के रखने हैं, परपेचुअल लाइफ है, कहीं ना कहीं एक्सपांशन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, और वो पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे? रिटेन अर्निंग में से। तो परपेचुअल लाइफ का एजम्पशन है। एंड दूसरा एक एजम्पशन है, वो है कि मार्केट इज परफेक्टली रैशनल। मार्केट जो है उसको सब मालूम है, मार्केट में जितने इन्वेस्टर है उसको सब मालूम है कि कौन सी कंपनी का क्या रेट ऑफ रिटर्न है, कौन से शेयर होल्डर का क्या एक्सपेक्टेशन है। देखो बच्चों, केई है ना बहुत ही ज़्यादा एस्टिमेटेड होता है। केई जो होता है वो शेयर होल्डर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मतलब कि शेयर होल्डर कितना अर्न कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब अलग अलग शेयर होल्डर जो देश के अलग अलग कोने में है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में है, क्या उनका सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानना मेरे लिए आसान है क्या? उन सब का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जान सकता नहीं हूं। केई का फिगर बहुत अजीब होता है बच्चों, और मार्केट में तो ऐसा ही माना जाता है कि एवरीवन इज सो क्लियर, मार्केट में पूरा नॉलेज है, मतलब मार्केट जानती है कि आर जो है वो ज़्यादा है, केई कम है, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, और कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न आर कम है और केई ज़्यादा है, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड दिया, और उसके हिसाब से वो शेयर के प्राइस में रिएक्ट करेगी।
ऐसा होना भी थोड़ा सा मुझे लगता है इम्प्रॉबेबल है, इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि मार्केट में काम करने वाले सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते और मार्केट, पूरी मार्केट परफेक्टली रैशनल है, ऐसा मानना मेरे हिसाब से कहीं पे भी सही नहीं होगा बच्चों। तो ये सब एजम्पशंस भी है वॉल्टर्स मॉडल के, जिसको ध्यान में रख के ही आपको वॉल्टर्स मॉडल में आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो वॉल्टर्स मॉडल समझने के बाद, उसकी थियरी, उसके फॉर्मूला को समझने के बाद, अब ये टाइम आ चुका है कि हम वॉल्टर्स मॉडल के प्रैक्टिकल सवाल को गिने बच्चों। चलिए बच्चों, वॉल्टर मॉडल का एक पहला क्वेश्चन गिनने की शुरुआत करते हैं, इससे आपको काफी कुछ आइडिया आएगा। देखिए, वॉल्टर मॉडल का एक पहला क्वेश्चन जो कि आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे इस सवाल में क्या लिखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेशर्स XY लिमिटेड, वॉट एवर इज द नेम। अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 5 लाख। ये अर्निंग्स है, पूरा अर्निंग है, राइट। अब ये अर्निंग का मतलब हमें यही निकालना है कि ये इक्विटी वालों का ही अर्निंग है, कभी भी कोई प्रेफरेंस और डेट के बारे में यहाँ पे हमें एजम्पशन नहीं करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया गया है 60%। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये KE हो गया बच्चों, इक्विटी का जो रेट है वो। एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उसके ऊपर जो कंपनी अर्न कर सकती है, उसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे R हो जाता है। ये हो गया कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न, वो आ गया 15%। ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये डिविडेंड पे आउट रेशियो को मैं DPR ऐसे लिख सकता हूँ। 60% हमें डिविडेंड देना है। तो बच्चों, हमें पूछा है कैलकुलेट मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल, एंड सेकेंड पूछा है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट। दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो दोनों ही क्वेश्चन को हम आराम से यहाँ पे गिनने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर गिनूंगा, बट उसके लिए बच्चों मुझे डिविडेंड का फिगर चाहिए। तो चलिए एक छोटी सी वर्किंग्स भी करते हैं। यहाँ पे वर्किंग्स लिख देता हूँ, और देखिए वर्किंग्स में सबसे जो पहली वर्किंग हमारी होगी वो होगी डिविडेंड अर्निंग पर शेयर लाने की। पहले मैं EPS लेके आता हूँ। बोलो बच्चों, अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा? तो ये आएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि यहाँ पे कंपनी की अर्निंग है। मैंने आपको कहा था कि इसी को हम अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ही मानेंगे। एंड डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कर देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। बोलो बच्चों, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? यहाँ पे 5 लाख रुपीस है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और नंबर ऑफ शेयर्स जो सम में दिए है वो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है। तो इसका मतलब आपका अर्निंग पर शेयर का फिगर आ जाएगा ₹5 अर्निंग पर शेयर आ गया। सेकेंड जो मैं वर्किंग करूंगा वो डिविडेंड पर शेयर लाने की वर्किंग करूंगा। बोलो डिविडेंड पर शेयर कैसे आएगा? तो नेचुरली आपका जो अर्निंग पर शेयर आया है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो आपको पता चलेगा कि डिविडेंड कितना कंपनी देने वाली है। अर्निंग पर शेयर का फिगर ₹5 था, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो जो था वो था 60%, यानी कि ₹3 ये आपका फिगर आ जाता है। ₹3 आपका फिगर आ जाता है डिविडेंड पर शेयर का फिगर। ₹3 आ जाता है डिविडेंड पर शेयर का फिगर। चलो बच्चों, ये दो चीजें मुझे मिल चुकी है, R और KE की वैल्यू मुझे दी है। तो मैं अब फटाफट मैं लगा दूंगा वॉल्टर्स का फॉर्मूला, और वॉल्टर के फॉर्मूला से मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर लेके आ जाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे लगाते वॉल्टर्स का फॉर्मूला, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से बेटर प्रेजेंटेशन आपकी नोटबुक में कर सकते हैं। मैं अभी ब्लैक बोर्ड में जिस तरीके से जगह है उसमें बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो वॉल्टर्स मॉडल में प्राइस जो आता है P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D इंटू R डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE, ये आपका प्राइस आता है। तो प्राइस कैसे गिनेंगे हम? सब फिगर इसमें भर देते हैं। डिविडेंड का फिगर आया था बच्चों ₹3। अर्निंग माइनस डिविडेंड करने के लिए 5 माइनस 3 करना पड़ेगा। यू मे अंडरस्टैंड दैट रिटेन अर्निंग ₹2 पर शेयर हो जाएगी। R यानी कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट 15% है,
प्लीज़ ध्यान रखिए एफएम में परसेंटेज को हमेशा इस तरीके से लिखना बेटर रहेगा। एंड ये 12% है तो इसको मैं 0.12 लिखूंगा एंड डिवाइडेड बाई इसे करना है केई से। केई का फिगर 12% है तो 0.12। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाला फिगर अगर लेके आ जाऊं तो ऊपर वाला जो फिगर आएगा वो आएगा 5.5 रुपी। ऊपर वाला फिगर है 5.5 एंड नीचे वाला फिगर तो नेचुरली 12% ही है। तो इससे जैसे ही मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा शेयर की एग्जिस्टिंग प्राइस का, वो आएगा 45.83 रुपीज़। वो आएगा 45.83 रुपीज़। तो देखिए कितना आराम से वॉल्टर्स मॉडल से हमें जो शेयर का प्राइस लाना था वो शेयर के प्राइस का आंसर आ जाता है। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा अच्छा सवाल हम बच्चों डिस्कस करने वाले। अब ध्यान देना, ये तो सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन था, इन छोटी सी 2 वर्किंग थी। तो पहला तो आंसर अपना आ गया। पहला आंसर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ऐसे ही, 45.83 रुपीज़ का प्राइस हमारा आ गया। दूसरा जो पूछा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। तो पहले तो मुझे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। आपको मालूम है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखने के लिए वो समरी हमें चाहिए। और समरी के लिए देखो मैं स्टेप सिंपल फॉलो करवाता हूं आपसे, बहुत ही ईजी है बच्चों। सबसे पहले ये लिखो कि आर कितना है, कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न 15% है सर। फिर आप ये लिखो कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि केई कितना है, तो सर केई कितना है, केई 12% है सर। अब आर आपको मिल गया, केई आपको मिल गया। ये देखो कि आर और केई का रिलेशन क्या है। तो यहां पे ये दिखता है कि आर इज ग्रेटर देन केई है। यहां पे दिखता है कि आर इज ग्रेटर देन केई है, यानी कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी के रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी के रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। तो ऐसे केस में कंपनी को ही पूरा पैसा रखना चाहिए एंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो आना चाहिए वो 0% आना चाहिए। जब कंपनी ज्यादा अर्न कर सकती है तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को ही अपने पास रखना चाहिए। तो चलिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो तो आ गया। सिंपल हमें एग्जाम में इतना ही लिखना है, राइट। अब बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के, बस इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो में यहां पे यूं लिख सकता हूं, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो आएगा वो 0% आएगा। अब 0% मतलब 1 रुपया भी डिविडेंड मत दो और उसमें शेयर का प्राइस में निकाल के लेके आता हूं। चलिए तो वापिस यही वॉल्टर का फॉर्मूला जो एक बार लगाया है वही लगाना है। तो आई थिंक वापिस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिगर इसमें लिख देते हैं। तो P0 इज इक्वल टू डिविडेंड को 0 लिखूंगा, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड हो जाएगा 5 माइनस 0, यानी पूरा का पूरा रिटेन कर लिया है। आर कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू 0.15 आएगी और नीचे के यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटलाइजेशन जो आएगा वो 0.12 आएगा और इसको मैं डिवाइड बाय कर दूंगा के, और के का अपना फिगर है 0.12। तो बच्चों आप देखिए P0 का फिगर आपका एकदम आराम से यहाँ पे आ जाता है। सॉल्व करके देखते हैं क्या है वो। 15/12 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.12। मेरे बच्चों जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस ऑफ द शेयर जो आने वाली है वो आने वाली है 52.0833। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो को 0 रखो। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस, दिस इज द मैक्सिमम possible share price as per Walters model if you follow the optimum dividend payout ratio। बच्चों आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने एक प्रॉपर नोट्स भी इसकी बना ली होगी। सो वॉल्टर्स मॉडल में आई एम श्योर अब थोड़ा क्लियर हो गए हैं कि वॉल्टर्स मॉडल में हमें करना क्या है। चलिए एक दूसरा सवाल हम गिनने वाले हैं वॉल्टर्स मॉडल का ही। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 बाय द वॉल्टर्स मॉडल। ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ICAI की बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन मेरे इस FM के वीडियो में बच्चों आपको हो रही है एंड आई एम श्योर आपको बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं रीड आउट करता हूं। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट 30 lakhs है,
आउटस्टैंडिंग इस बार 12% प्रेफरेंस शेयर भी है बच्चों। ये जो नेट प्रॉफिट है इसे मैं मानूंगा कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर आपको 100 लाख के दिए हैं बच्चों। ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर आए हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड का मुद्दा भी आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लैक्स है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आर हो गया हमारे लिए। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी ब्रैकेट में डिफाइन कर ही दिया है कि वो के ही है। पूछा है कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 बाय यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। हमें वॉल्टर्स मॉडल का यूज करके शेयर प्राइस को 42 लानी है बच्चों। ये समझना, शेयर प्राइस को कितना लेके आना है, 42 लेके आना है। तो ऐसे में मैं लगा देता हूं फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए पहले मुझे डिविडेंड गिनना पड़ेगा कि डिविडेंड कितना है। तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर आपको दे दिया है 30 लैक्स का, तो उसे मैं 30 लिख दूंगा। इसमें से मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस का डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर आपके पास 100 लाख के है और उसका 12% करोगे तो नेचुरली 12 लाख का तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। इसके बाद अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का जो फिगर बचेगा वो 18 बचेगा बच्चों, दैट इज 18 लाख रुपीस। और अगर मैं इससे नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा बच्चों। अब नंबर ऑफ शेयर्स मुझे दिए थे 3 लैक्स, सो इफ आई डिवाइड 18 डिवाइडेड बाई 3 मुझे 6 रुपीज का अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। सो आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा टेबल बनाना है, काम हो गया। अब देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें शेयर का जो प्राइस है वो 42 रखना है ऐसा बोला है। तो पहले वॉल्टर का फॉर्मूला लगा देते बच्चों। एज पर वॉल्टर्स मॉडल P0 इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइडेड बाई के, एंड मुझे करना पड़ेगा होल डिवाइडेड बाई के। तो ये मेरे प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। प्राइस जो है मुझे मालूम है कि मुझे 42 ही रखनी है, ऐसा बोला है कि प्राइस 42 ही रखनी है। डिविडेंड तो मालूम नहीं है बच्चों। अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस मालूम है 6 है, डिविडेंड पर शेयर मालूम नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनीज इन्वेस्टमेंट वी नो 0.20 है। एंड के जो दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो भी मालूम है कि 0.16 है, और इसको डिवाइड बाय मैं करूंगा यहाँ पे 0.16। देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का खाली इस्तेमाल करना है, आई एम श्योर आप समझ पाएंगे। तो 42 इंटू 0.16 करके पहले इस तरफ तो मुझे मिल जाएगा 6.72, और यहाँ पे डी वैसा ही रहेगा प्लस ये 20 डिवाइड बाई 16 करके 1.25 आएगा। 1.25 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5 माइनस 1.25 इंटू डिविडेंड ये बचेगा। अब इसके लिए मुझे 1.25 डिविडेंड माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू 7.5 माइनस 6.72 करना पड़ेगा। तो ये मुझे देता है 0.25 डिविडेंड इज इक्वल टू ये आ जाता है 0.78। डिफरेंस है 0.78। जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा मुझे डिविडेंड का फिगर भी मिल जाएगा। डिविडेंड का जो फिगर आएगा बच्चों वो आएगा ₹3.12। तो देखिए डिविडेंड का फिगर एकदम आराम से आपके सामने आ गया, विच इज ₹3.12। अब ये डिविडेंड तो आ गया, लेकिन एक्चुअली हमें डिविडेंड नहीं पूछा था। इन्होंने पूछा था कि डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालो। डिविडेंड पे आउट रेशियो वो कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है बच्चों। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आपको डीपीआर निकालना है तो सिंपली आपको कॉमन सेंस या ये फॉर्मूला लगा देना है कि डिविडेंड जो होगा उसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा अर्निंग्स पर शेयर से, राइट? किससे डिवाइड करना पड़ेगा उसको? अर्निंग्स पर शेयर से, और इससे आपका कितना परसेंट आपने डिविडेंड दिया वो आपको मिल जाएगा। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से डिविडेंड का फिगर लिखना पड़ेगा मुझे 3.12, और नीचे अर्निंग पर शेयर का जो फिगर आएगा वो 6 आएगा। तो 3.12 डिवाइड बाई 6 करूंगा तो मुझे 0.52 यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्विवेलेंट टू 52% का डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा।
यानी वॉल्टर्स मॉडल की कुछ रिवर्स काउंटिंग जैसा क्वेश्चन हो गया। हमें वॉल्टर्स मॉडल को इस्तेमाल भी करना था। यहाँ कोई ऑप्टिमम शेयर प्राइस या ऑप्टिमम हमें क्या है कुछ डिविडेंड पे आउट रेशियो गिनना नहीं था। बुक ने पहले से हमें बोल दिया, सब में पहले से इंस्ट्रक्शन है कि शेयर का प्राइस तो बच्चों कितना रखना है, शेयर का प्राइस आपको कंपल्सरीली 42 रखना है। क्या बोल दिया, शेयर का प्राइस आपको कंपल्सरीली 42 रखना है। अगर आपको शेयर का प्राइस 42 रखना है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 52% रखना पड़ेगा बच्चों। सो आई एम श्योर आपको ये रिवर्स काउंटिंग भी एकदम आराम से समझ में आई होगी एंड बाय दिस टाइम आपको ये आइडिया आ गया होगा कि डिविडेंड पॉलिसी का जो ये चैप्टर है और उसके जो मॉडल्स है वो एकदम ज़्यादा सिंपल और स्कोरिंग होने वाले हैं बच्चों। तो ये था हमारा वॉल्टर का एक सेकंड क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन गिनते हैं हम वॉल्टर्स मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद ही गिन पाएंगे। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आप ये वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद खुद आप अपने हिसाब से वॉल्टर मॉडल का ये क्वेश्चन मुझे गिन के बताइए। चलिए फिर भी एक बार शुरुआत करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो इन केस ऑफ सूरज लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर ₹60 है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है। फर्स्ट पूछा है कंप्यूट प्राइस पर शेयर यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल एंड सेकेंड पूछा है व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पर शेयर अंडर वॉल्टर्स मॉडल। अब देखो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछे ना तो आपको एक बात समझ जानी है बच्चों, आइदर इट विल बी 0% और इट विल बी 100%, राइट। क्योंकि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एक्सट्रीम पे ही आता है वॉल्टर्स के अंदर, ये आप जानते हो बच्चों। चलिए तो फिर पहले तो जो चीज़ें उसका इस्तेमाल करते हैं, अर्निंग पर शेयर दिया है मुझे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% दिया है, तो पहली वर्किंग से ये पता चल जाएगा कि हमारा डिविडेंड पर शेयर जो आएगा, डिविडेंड पर शेयर जो आएगा वो सिंपली मुझे अर्निंग पर शेयर ईपीएस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो से। देखिए अर्निंग पर शेयर जो आपका है वो 60 है और डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 30 दिया है, यानी कि ये क्लियर हो जाता है कि 18 रुपीज़ पर शेयर का आपका डिविडेंड आने वाला है। अब यहाँ पे मुझे शेयर की प्राइस निकालनी है वॉल्टर्स मॉडल से, तो वो तो बहुत ही सिंपल होगा। सिंपली वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, प्राइस P0 इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इनटू करना पड़ेगा R डिवाइडेड बाई K एंड होल डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा K। चलिए इसमें डिविडेंड का फिगर लिखते हैं, तो डिविडेंड का फिगर आ जाएगा 18 प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। अर्निंग्स जो है वो 60 रुपीज़ हो जाएगा और डिविडेंड जो हो जाएगा वो 18 रुपीज़ होगा। आर जो है, राइट, आर जो है वो हमारे लिए हो जाएगा, देखो दिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 25% दिया है। एक बात समझिए बच्चों, यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बच्चों वो हमारे लिए हो जाएगा आर, राइट, एंड जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो हमारे लिए हो जाएगा के। तो ये बात को समझ में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आर का जो फिगर आएगा वो 0.25 आएगा एंड नीचे के का जो फिगर आएगा वो 0.15 आएगा एंड डिवाइडेड बाय मैं इसे कर देता हूँ के यानी कि 0.15। अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 60 माइनस 18, पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, इंटू 0.25 डिवाइड बाई 0.15, तो 70 प्लस 18, ऊपर का फिगर जो बच्चों आ रहा है, ऊपर का फिगर दैट इज 88 एंड नीचे का फिगर आ रहा है 15%, तो नेचुरली 15% ही था। अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 15% से, तो मेरा जो शेयर का प्राइस है वो 586.67 रुपीज़ आएगा। तो ये वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से जो शेयर का प्राइस आना चाहिए वो तो बच्चों यहाँ पे एकदम आराम से आ जाता है। दिस इज अ शेयर प्राइस एज पर वॉल्टर्स मॉडल। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो ज़्यादा आईएमपी, ज़्यादा अच्छा सवाल है। आपको पूछा गया है कि वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा। अब देखो आगे के फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो लाना है तो आपको लाना पड़ेगा आर का वैल्यू एंड के का वैल्यू। आर का वैल्यू अगर आप लिखते हो, यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ जो कि बाजू में लिखा ही हुआ है, फिर भी एक तरीका है हमेशा आंसर को लिखने का।
एंड हमारा केई का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, दिस आर द गिवन फिगर्स, वो 15% है। तो मैं यहाँ पे यूं लिखना पसंद करूंगा, हियर आर इज ग्रेटर देन केई। और आर जब ग्रेटर देन केई होता है तो क्या होता है बच्चों, इन दिस केस मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज मैं वॉल्टर की सिंपल सी थियरी लिख दूंगा, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन केई, द ऑप्टिमम या ऑप्टिमल जो आपको लिखना है, द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी, बोलो क्या होगा बच्चों, कंपनी ज्यादा अर्न कर रही है तो पैसा कंपनी को रखना चाहिए, तो विल बी 0%। मीन्स द कंपनी शुड नॉट गिव एनी डिविडेंड, और कंपनी अगर कोई भी डिविडेंड नहीं देगी तो ही कंपनी का शेयर प्राइस मैक्सिमम जाएगा। अब देखो, वैसे तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल इतना ही पूछा था कि आपको ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है, शेयर प्राइस को निकालने के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग कर देता हूँ समझने के लिए कि अगर ऐसे में हमको शेयर प्राइस निकालनी होती तो मैं क्या आती हूँ। फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ है तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस बार डिविडेंड को 0 लिख दूंगा मैं, अर्निंग्स का जो फिगर है वो 60 रुपीज़ है और मैं डिविडेंड 0 कर दूंगा, ये 0.25 डिवाइडेड बाई 0.15 आ जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई मैं करने वाला हूँ 0.15। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं और देखूं कि आंसर क्या आता है, तो ऊपर तो बच्चों आ जाएगा 100 रुपीज़ और नीचे मुझे करना पड़ेगा 16%, तो 100 रुपीज़ डिवाइड बाई 16% विल गिव मी द आंसर ऑफ 625 रुपीज़। यानी कि वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से जो मैक्सिमम मार्केट प्राइस आ सकती है शेयर की, वो कितनी आएगी बच्चों, 625 आएगी। तो ये गिनने के लिए पूछा नहीं था, लेकिन एक बार हम गिनने बैठे हैं तो समझने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको काउंट करके आपको बताया जाए। चेक करके देख लो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो आपने लगाया तो प्राइस जो 586.67 आ रही थी उससे कुछ ज्यादा प्राइस आई और कितनी आ गई, 625 की प्राइस आ गई है बच्चों। सो आई एम डैम श्योर कि आपको ये बात एकदम आराम से समझ में आ रही है और वॉल्टर्स मॉडल आपका एकदम पक्का होता जा रहा है बच्चों।